नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत रहा इस अकेडमी में। चलिए आज शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 6 अप्रैल 2022। सोर्सेस मेन जो होगा आसाम ट्रिब्यून होगा एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज को तो ऑफ कोर्स हम लोग फोकस करते ही हैं। आगे बढ़ने से पहले अगेन डाउनलोड लिंक जो है इस पीडीएफ का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से डाल दूंगा, प्लीज़ डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ना कल मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे थे, राइट? आज समय है उन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने का। सबसे पहला क्वेश्चन था रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर वन धन योजना, राइट? तो पहला स्टेटमेंट था ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और दूसरा है था इट इज़ अ मार्केट लिंक ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट क्रिएट्स क्लस्टर्स ऑफ ट्राइबल एसएचजीज। देखो बार बार यहाँ पे ट्राइबल जब दिया हुआ है ना, नो डाउट ये तो वाला तो सही है, राइट? वंदन योजना, बट पहला वाला जो है ना इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, क्योंकि ट्राइबल दिया हुआ ना, तो ट्राइबल से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, राइट? तो वो वाली आंसर सही है, इसलिए पहला वाला जो है ना फैक्चुअली गलत है, इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज B2 ओनली। दूसरा था मैनपैड्स के रिलेटेड, राइट? इसके बारे में अच्छे से डिस्कस भी हम लोगों ने किया था, है ना? अभी रिसेंट रशियन और यूक्रेन के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसके बीच में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, मतलब नॉट फ्रॉम द रशियन साइड, बट हम लोग जो यहाँ पे परचेज कर रहे हैं वो रशिया से कर रहे हैं, राइट? एनीवेज ये क्या है? ये ऑफ कोर्स एक मिसाइल है, राइट? एनीवेज नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंटली साइंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। दो ऑप्शंस दिए हुए थे, इट हैज़ अ पोटेंशियल टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू इतना बिलियन इन 5 years, जो कि एब्सोल्युटली सही था। दूसरा था द एग्रीमेंट विच फैसिलिटेट जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन ओवर 100%, नहीं 100% नहीं था, अराउंड 94% था, राइट? 100% अभी भी नहीं हुआ है मेरा भाई, ठीक है? तो एनीवेज सो इट वाज फैक्चुअली अ बिट टफर साइड में इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत जनों ने इस क्वेश्चन को गलत भी किया है, बट एनीवेज इसका सही आंसर होगा A1 ओनली, राइट? देखिए सही क्रम क्या है, BAA, ठीक है? सो जितने लोगों ने सही, ज्योति प्रकाश दास ने सही दिया है, रतुल खान ने सही, सिंगना साइकिया ने सही दिया है, इन्होंने सही दिया, आपने गलत कर दिया गीतिका कश्यप जी, इन्होंने 2A, ये बिल्कुल सही है। सी का आपने दिया ही नहीं है, देवो प्रतिम साइकिया, आपने सी का आंसर ही नहीं लिखा यार, है ना? इन्होंने BAC किया, ना ये भी गलत, जिंटू शर्मा भी गलत है यहाँ पर। सुमित्र हाँ इनका सही है, 1 मतलब A लिखना चाहते थे आप, कोई बात नहीं। BAC ये गलत है आपका, BAA सही है, ठीक है? सो हाँ कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया, कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं आगे में। पहला है यहाँ पे जो टॉपिक है रिगार्डिंग फ्लड मिटिगेशन। असम गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया जा रहा है दैट वेटलैंड्स में जो है ना, जो भी फ्लड आती है, हर साल फ्लड आता है असम में, आपको पता ही है, राइट? तो जो एक्स्ट्रा पानी है फ्लड का, उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा 2 रीजन में, या तो वेटलैंड रीजन में या तो ऑक्सबाउ लेक्स में, क्लियरली बोल दिया गया, राइट? नाउ अगर ये ओवरऑल असम स्टेट का मैप देखें हम लोग, तो यह देखो मैप है, क्लियरली दिख रहा है। अब देखो ब्रह्मपुत्र कहाँ से बहती है? ऑफकोर्स ये वाला सोर्स है बहने का, है ना? तो जहाँ से ब्रह्मपुत्र बहेगी उसी के आजू या फिर इसके ट्रिब्यूटरीज के आजू बाजू होंगे आपका जाकर या तो वेटलैंड्स या फिर ऑक्सबाउ लेक्स, राइट? ऑक्सबाउ लेक्स पता है ना कैसे बनता है? चलो डिस्कस करता हूँ, इसके बाद वाले सेशन में डिस्कस करूंगा, मैंने बाद वाले स्लाइड में, डोंट वरी। बट हाँ ओवरऑल अगर पहले वेटलैंड्स की बात करें उसके बाद ऑक्सबाउ लेक की बात कर रहे हैं, राइट? तो देखो ये जो मेन सोर्स ऑफ वाटर चैनल है ना, उसके आजू बाजू ही आपको वेटलैंड्स मिलेंगे, इसके ऊपर नीचे, ठीक है? वो आप क्लियरली देख भी रहे हो, ये देखो मैप है, ये डॉट डॉट जो देख रहे हो ना, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो अलोंग द रूट ऑफ आपका जाके ब्रह्मपुत्र, ये मेजर वेटलैंड्स है जो कि आसाम गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। ये रामसर वाला मैं नहीं रिकॉग्निशन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो यह वाला है बेसिकली ये वाले मेजर वेटलैंड साइट, राइट? वैसे रामसर के द्वारा आसाम से कौन सा है बताओ तो, ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो यार, बहुत ईजी है, ये वाला लोकेशन है, चलो ये भी मैंने बता दिया, है ना? गुवाहाटी से कुछ ही दूर का रास्ता, इनफैक्ट ऑलमोस्ट गुवाहाटी में ही है। तो एनीवेज आपको बताना है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, ये आपका क्वेश्चन है। एनीवेज तो आसाम बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे हर साल इतना ज़्यादा फ्लड आता है ना, तो क्यों ना फ्लड का पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए। कहाँ पे करेंगे? या तो ऑक्सबाउ लेक्स में करो या फिर वेटलैंड्स में करो। अच्छा बताओ, ये वाला जो है ना, ये वाला अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाला जो वेटलैंड है, नो डाउट रामसर वेटलैंड साइट है ऑफकोर्स आसाम का, और साथ ही साथ यह एक ऑक्सबाउ लेक भी है। चलो इतना ज़्यादा हिंट दे दिया मैंने, राइट? मतलब देखो वेटलैंड जो है ये ऑक्सबाउ लेक भी हो सकता है और ऑक्सबाउ लेक भी वेटलैंड साइड भी हो सकता है,
ठीक है, क्योंकि आसाम में जाओगे ना, एक्चुअली अगर आप कभी भी ट्रेन से अगर सफ़र किए होंगे राइट, तो आप देखिएगा ट्रेन के मतलब बहुत ज़्यादा वेटलैंड्स है आसाम के इर्द गिर्द में, ठीक है। द गवर्नमेंट इज सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और साथ ही साथ आसाम स्टेट एप्लीकेशन सेंटर, दोनों से सरकार ने बेसिकली हेल्प मांगा है दैट प्लीज़ आप लोग अपने सरकारी डेटास को प्लीज़ सामने रखिए और बताइए दैट जैसे अगर यहाँ पर ज़्यादा पानी बढ़ गया राइट, तो यहाँ से हम लोग किस रीजन में डाइवर्ट करेंगे पानी को राइट, तो वो सब जो डेटा है वो बेसिकली इन ऑर्गेनाइजेशन से मांगा गया है, ठीक है। एनीवेज ऑक्सबॉल की अगर बात करें तो दोस्तों हमें पता है ना, आपने ज्योग्राफी तो पढ़ा ही होगा शायद, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ दैट आप लोग ने पढ़ा होगा ना दैट कभी भी कोई जो रिवर चैनल मियांडर करता है वो अपने ओल्ड स्टेज में करता है, 3 स्टेजेस से गुजरता है राइट, एक है यूथ स्टेज, एक है मैच्योर्ड स्टेज, एक है ओल्ड स्टेज। यूजुअली ओल्ड स्टेज में क्या होता है ना दैट हमें मियांडरिंग मैंने लेट मैच्योर स्टेज से स्टार्ट हो जाता है राइट, और ओल्ड स्टेज में भी हमें यह मियांडरिंग टेंडेंसीज जो है बेसिकली देखने को मिलता है इन लॉन्गर रिवर्स राइट। तो क्या होता है ना, सोचो ये मियांडर कर रहा है, ठीक है, सोचो ये मियांडर कर रहा है, अब ये क्या होता है ना साइनोसिटी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना दैट ये मियांडर करके ऐसे हो जाता है राइट। तो क्या हो जाता है, ये पार्ट जो है ना टूट जाता है, क्यों, क्योंकि अगेन रिवर को जो है ना एक शॉर्ट रूट मिल जाता है डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाने का, तो यह तो पार्ट टूट के अलग हो गया ना, वही वाला अलग वाला पार्ट जो है कुछ ऐसा हमें दिखता है, समझ रहे हो बात है ना, उसी को हम लोग मियांडरिंग कहते हैं। क्लियर है, चलो अब आगे देख लेते हैं IACS स्कीम के बारे में, इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम के बारे में। क्यों न्यूज़ था, क्योंकि देखो ऑफ कोर्स एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है फ्रॉम द सर्टेन स्टेट्स ऑफ द कंट्री, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट अगर रीजन देख लोगे यहाँ पे गुवाहाटी और इम्फाल, ये दो जो है ना यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं, ठीक है। अब आपको पता है हमारे एक्ट ईस्ट जो इंडिया का पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं हमें प्रोमोट करना है पूरा नॉर्थ ईस्ट एज ए होल को करना है ना, सो नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स को, अलग अलग रीजन्स को बेसिकली हम लोग कनेक्ट करेंगे डिफरेंट इंटरनेशनल अलग अलग एयरपोर्ट से, सिर्फ गुवाहाटी और इम्फाल ही नहीं बल्कि डिफरेंट अदर रीजन्स जैसे काठमांडू से कनेक्ट करेंगे, हैनोई से कनेक्ट करेंगे, मांडले, चित्तगोंग, सो ढाका, बैंकॉक, तो सब जगह से बेसिकली हमें कनेक्ट करना है। इसीलिए बेसिकली बहुत बात बोला जा रहा है दैट एयर कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा इन्हांस करना पड़ेगा फ्रॉम मोर स्टेट्स ऑफ द कंट्री प्रेजेंटली इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोगों ने लिया इंडियन एक्सप्रेस से, एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। वॉर क्राइम्स के बारे में बेसिकली बोला गया है। नाउ जर्मनी, फ्रांस और डिफरेंट अदर कंट्रीज जो है रशिया को एक्यूज कर रही है दैट रशिया ने अभी वॉर क्राइम किया है। वैसे तो बहुत दिन से पहले से ही एक्यूज कर रही है, वॉर क्राइम किया है, बट एक बहुत ही दर्दनाक हम हादसा देखने को मिला है यूक्रेन में। इनफैक्ट बुचा नाम का एक जगह है, BUCHA, ठीक है। अब बुचा में क्या हुआ ना दैट बहुत ही ज़्यादा ऐसा सैटेलाइट इमेज से दिख रहा है दैट घर तबाह हो गया है राइट, वहाँ पे लोगों की लाशें गिरी हुई हैं और मतलब एक बहुत ही बड़ा क्राइम हुआ है। इनफैक्ट बोला जा रहा है दैट बहुत लोगों का रेप हो गया है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें जो कि देखने को बेसिकली मिल रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन हेग डिफाइंस द वॉर क्राइम। क्या डिफाइन करती है वो, ये बोला जाता है, वॉर क्राइम को डिफाइन किया जाता है दैट ये वॉर क्राइम जो होता है ना ये ग्रेव ब्रीच है ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जेनेवा कन्वेंशंस। जेनेवा वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना 2 जेनेवा कन्वेंशंस आए थे, उसमें यह बतलाया गया था इन जेनेवा कन्वेंशंस में दैट वॉर के समय इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज उस रीजन्स में कैसी होनी चाहिए उसको बेसिकली ब्रीच करता हुआ हमें अभी दिखा है। इसीलिए वॉर क्राइम्स बेसिकली ना जेनेवा कन्वेंशंस की अगर बात करें आर्टिकल 147 में क्लियरली लिखा गया है दैट वॉर क्राइम्स होती क्या है। अगर आप जानबूझ के मार रहे हो, जानबूझ के टॉर्चर या फिर इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहे हो वहाँ के लोगों का, अगर आप विलफुली कॉज कर रहे हो ग्रेट सफरिंग और सीरियस इंजरी और टू बॉडी और हेल्थ, जो कि यही वाला सिचुएशन हमें दिख रहा है यहाँ पर यूक्रेन में भी, ठीक है। अनलॉफुल डिपोर्टेशन और ट्रांसफर ऑफ अनलॉफुली कन्फाइनमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड पर्सन्स, टेकिंग ऑफ हॉस्टेजेस, एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नॉट जस्टिफाइड बाई मिलिट्री नेसेसिटी एंड कैरिड आउट अनलॉफुली। तो ये सब फैक्टर्स है। चलो ये सब क्या डिस्कस करना है, मतलब जस्ट गो थ्रू इट। मैं तो यही बोलूँगा, देखो ये याद नहीं होता, अभी बैठोगे ना याद करने, याद नहीं होएगा राइट। तो व्हाट यू नीड टू डू इज लाइक एक लंबा टर्म के लिए आपको इसको कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा राइट। लिख के रखो, धीरे धीरे रिविजन करते रहो, चीज़ें सुधर जाएंगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बट हाँ यार वो इजी है, तो क्या है बताइए ना। एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन अगर मतलब किया जाता है प्रॉपर्टीज़ का राइट, सो दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर अनलॉफुली एक्टिविटीज़ राइट। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ लिया गया था रिगार्डिंग दीक्षा वेबसाइट। नाउ दीक्षा वेबसाइट जो है
ये कंपाइल्स द वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, मतलब हमारी जो इंडिया में दीक्षा वेबसाइट खुली हुई है ना, वो कंपाइल कर रही है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम को। अच्छा, ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या करती है? यह वैसे लोग जो कि अंधे होते हैं, राइट, जो अंधे दिव्यांग होते हैं, तो दे आर विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स, राइट, तो उनको वो इनेबल करती है, जैसे नॉर्मल इंसान लोग पढ़ते हैं ना कोई भी किताब, तो उनको भी ये इनेबल करती है, इस टेक्नोलॉजी के आधार पर वो लोग भी पढ़ सके। कैसे, क्या होता है? देखो, इस टाइप का कुछ डिवाइस होता है, राइट। अब इस टाइप का डिवाइस में क्या होता है दैट आप सोचो इसको दाबे, है ना, मतलब जैसे होता नहीं है दैट आप पेज को पलट रहे हो, तो वैसे आप इस बटन को दाबते रहो तो एक एक पेज पलटता रहेगा, और उसमें आज जो जो चीज़ लिखी हुई रहेगी ना, वो सब आप पढ़ सकते हो, राइट। तो एक बहुत ही इनोवेटिव बेसिकली यह एक एक्शन है जो क्या किया गया है। और बेसिकली अभी जो इंडिया की दीक्षा प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली ये क्वालिटी कंटेंट अब प्रोवाइड कर सकती है कोई भी स्कूल स्टूडेंट को जो क्या विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है ना। इसी में एक अलग एस्पेक्ट भी दिया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, सो आई थॉट ऑफ मेंशनिंग इट टू यू बिकॉज बिल्कुल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में भी। डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेजी, यह है क्या? यह एक इमर्जिंग वर्ल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डिजिटल टॉकिंग बुक। और हाँ दोस्तों, यह डेजी जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बेसिकली यही वाला प्लेटफॉर्म ही है, राइट। क्योंकि देखो, अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेसिकली विजुअल इम्पेयर्ड को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया दी जाएंगी, राइट। अगर आपने दोस्तों आप सोनी टीवी देखते हो, वहाँ पे रिसेंटली एक चैनल, मतलब एक प्रोग्राम चलता था, शार्क टैंक, राइट। तो शार्क टैंक में कुछ कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने आए थे, है ना, वो लोग भी इस टाइप का कुछ डिवाइस को फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी उठाया था शायद कुछ, है ना, बट एनीवेज हमें जानने का नहीं है दैट कितना इन्वेस्टमेंट उठाया था, हमें तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है दैट ये टेक्नोलॉजी क्या है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो क्या ऑफ कोर्स वर्ल्ड के स्टैंडर्ड को एड्रेस करती है और मेक श्योर करती है दैट ये काइंड ऑफ डिजिटली टॉकिंग बुक है जो क्या विजुअली इम्पेयर्ड लोग जिससे कोई प्रॉब्लम ना फेस कर सके, राइट। डेजी बुक्स हैव एम्बेडेड नेविगेशंस, जी हाँ, मतलब मैंने बोला ना दैट इसको दाबिएगा तो नेक्स्ट वाला पेज खुल जाएगा, फिर से दाबिएगा फिर से नेक्स्ट पेज आ जाएगा, राइट। उस नेक्स्ट पेज में कौन सा चीज़ें लिखी हुई है वो सब आप बेसिकली आपको सुनाई देगा, राइट। भले ही आप देख नहीं पाते हो बट स्टिल यू कैन गो थ्रू इट, राइट। तो ये एक बहुत इनोवेटिव चीज़ है, और इस टाइप के इनोवेटिव सेंसिटिव इशूज़ जो है काम ही है सिविल सर्विसेज का उठाकर आपको आंसर क्वेश्चन में दे दे, राइट। इसलिए इसको थोड़ा अच्छा से मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, राइट। ये मिसलेनियस टॉपिक है बेसिकली, जहाँ जो क्या न्यूज़ में दिखा था, है ना, तो जस्ट यही लिखा हुआ था नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो मैंने उठाकर सिंपली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट सेटअप कब किया गया था? 2007 को। कब, किसके अंडर कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट ऑफ 2005 एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये ऑफ कोर्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जब है तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, राइट, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ये क्या करती है काम इसका काम है दैट कोई भी अगर वायलेशंस किया जा रहा है रिगार्ड चाइल्ड राइट के खिलाफ तो उस कंप्लेंट्स को कंसर्न करना, साथ ही साथ अगर कोई भी कल्प्रिट है तो उस इंडिविजुअल्स को समन करना, एविडेंस उससे इकट्ठा करना, राइट, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी को रिक्वेस्ट करना का काम है का नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट रिगार्डिंग ऑफ कोर्स सेविंग द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड वेदर इट बी बॉयज़ और गर्ल। और चाइल्ड का डेफिनेशन आपको पता है ना 18 साल से जो कम वाले बच्चे हैं ना उनको चाइल्ड के डेफिनेशन के कैटेगराइजेशन में लाया है, राइट। और भी बहुत काम है, यही है, राइट, रिट पिटिशन फाइल करना इन हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर चाइल्ड राइट के खिलाफ है कुछ भी, तो उसके बाद इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड करवाना चिल्ड्रन या फिर अफेक्टेड लोगों को। उसके बाद अप्रोच द गवर्नमेंट कंसर्न फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर, अगर किसी ऑफेंस किया है रिगार्डिंग वॉयलेट किया है चाइल्ड राइट को देश में, तो यही है छोटी मोटी चीज़ें, है ना। नेक्स्ट इज पोल्यूटेड एयर। कहा जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट में दैट 99% ऑफ दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो ब्रीथ कर ली है पोल्यूटेड एयर, है ना। तो आप खुद सोचो कितना बड़ा ये नंबर है। एनीवेज एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम से तो आप डायरेक्टली इंक्लूड कर ही सकते हैं, GS3 का पॉल्यूशन जो टॉपिक है उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कहा जा रहा है अब फुल ऑफ 99% ऑफ अर्थ के जो लोग हैं वो ब्रीथ कर रही है बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेंट्स अपने शरीर के अंदर। WHO यूज सैटेलाइट डेटाज एंड मैथमेटिकल मॉडल्स, जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये पता कैसे चला? ऑफकोर्स वेरियस मैथमेटिकल मॉडल्स, वेरियस सैटेलाइट डेटाज के थ्रू डिटरमाइन किया उन्होंने दैट एयर क्वालिटी जो है दुनिया भर में देखिए हर
हर एवरीवेयर लिखा हुआ है ना, एवरीवेयर, सब जगह जो गिर रही है ना। और पुअरेस्ट एयर क्वालिटी जो है वो ज़्यादातर हमें किन किन रीजन्स में दिखने को मिल रहा है? ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, मतलब वेस्ट एशियन रीजन, साउथ एशियन रीजन जिसमें इंडिया भी आता है भाई मेरे, है ना, और ऑफ कोर्स अफ्रीकन रीजन्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ पैटर्न देख रहे हो, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज नहीं आती है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत हद तक इन चीज़ों के ऊपर कमांड ज़रूर किया है, भले ही उनका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा अभी भी है, बट स्टिल देख रहे हो वहाँ के लोग उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी ज़्यादा है। इसीलिए आपको कभी दिखता होगा दैट यहाँ से इंडिया से या फिर बहुत डिफरेंट अदर कंट्री से लोग बोलते हैं नहीं भाई हमको तो बाहर में पढ़कर यूएस जाना है, वहाँ पर नौकरी करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा है ना यार, है ना। बट हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें इंडिया में ही रहना है, इंडिया में रहकर अपने देश को आगे बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में भी तो लोग रहेंगे ना, तभी ना हम उनसे कॉम्पीट कर सकेंगे यार, है ना। नेक्स्ट द हिंदू में ये न्यूज़ था बेसिकली, समरी ऑफ फॉर पॉलिसी मेकर्स ऑफ द आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप। देखो आईपीसीसी का वर्किंग ग्रुप का बेसिकली एक रिपोर्ट था, उसमें यह बोला गया था दैट ऑल कोल फायर्ड पावर प्लांट जो है ना, उनको हमें मेक श्योर करना पड़ेगा दैट अगर एक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल टेम्परेचर को हमें लिमिट करना है अप टिल द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, राइट, तो जितने भी सारे कोल्ड फायर पावर प्लांट है ना जो क्या विदाउट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, और वो सोचो देखो कोई एक ऐसा कोल पावर प्लांट भी होती है जो कि टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है जिससे उन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो कार्बन एमिशन है उसको रोक सके, बट बहुत सारे ऐसे कोल पावर प्लांट होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो जो नहीं कर रही है वही बोल रहा है विदाउट द टेक्नोलॉजी टू कैप्चर एंड स्टोर कार्बन, उनको हमें 2050 तक बिल्कुल ही शट डाउन कर देना चाहिए, बिल्कुल शट डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर सोर्स है कार्बन रिलीज का एटमॉस्फेयर में। और कार्बन रिलीज होगी तो आपको पता ही है यार ग्लोबल वार्मिंग को कोई रोकना मुश्किल सा हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे यह बोला गया दैट बिसाइड लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग इट विल रिक्वायर मेजर ट्रांजिशंस इन एनर्जी सेक्टर एंड दिस विल मीन ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल यूजेजेस। जी हाँ, इसका मतलब तो यही है ना दैट फॉसिल फ्यूल यूजेजेस जो है वो घटेगी ड्रास्टिकली, राइट। इनफैक्ट वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिफिकेशन, इम्प्रूव्ड एनर्जी एफिशिएंसी एंड यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, तो ये सब चीज़ें बेसिकली यहाँ पर बोली गई है दैट हाँ चलो ये सब तो करना ही है, बट साथ ही साथ इसे फॉसिल फ्यूल यूजेजेस भी जो हमें घटाना है ना, और मेक श्योर करना है दैट ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स में हम लोग जल्दी से जल्दी ट्रांजिशन कर सके। और इस रिपोर्ट में वेरियस साइंटिस्ट ने ये बोला गया दैट देखो भाई 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो हम लोग लिमिट करना चाहते हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, है ना, वह लेकिन हम लोग को अराउंड 2030 तक तो 43% तक रिड्यूस करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम मीथेन वुड ऑल्सो नीड टू रिड्यूस बाई अबाउट द थर्ड, मतलब ये सब का जो प्रोपोर्शन है अभी भी अगर एटमॉस्फेयर में देख लीजिएगा ना, अभी भी जो रिलीज हो रही है वह बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, मीथेन रिलीज होने का वेरियस सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स ही नहीं है अभी, क्योंकि क्या हो रहा है ना दैट परमाफ्रॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पिघल रही है, तो उनके कारण भी ऑटोमेटिकली नेचुरल जो मीथेन ट्रैप्ड था अर्थ के अंदर वो भी ऑटोमेटिकली लेकिन रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर बाई चांस ऐसा अगर आपका स्टेटमेंट में आ जाए दैट मीथेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस के द्वारा रिलीज होती है, सो दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, ठीक है, समझ गए। तो ये सब चीज़ है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आईपीसीसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, 1988 में इसको सेटअप किया गया था बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी, दोनों ने मिलकर किया था, जिससे यह रेगुलर असेसमेंट प्रोवाइड कर सके ऑन द साइंटिफिक बेसिस ऑन क्लाइमेट चेंज, साथ ही साथ यह इम्पैक्ट और फ्यूचर रिस्क को एसोसिएट कर सके, और साथ ही साथ एडेप्टेशंस और मिटिगेशंस मेजर्स क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो भी लेना चाहिए वो सब ले सके। मेंबरशिप ऑफ आईपीसीसी जो है ये ओपन किया गया टू ऑल द मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी, ठीक है। और आईपीसीसी असेसमेंट जो है वो प्रोवाइड क्या करती है, एक साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करती है फॉर द गवर्नमेंट्स एट ऑल द लेवल, जिससे वो क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज को बना सके प्रॉपरली। मेन ऑब्जेक्टिव अगर देख लीजिएगा यूएनएफसीसी का, वो क्या है दैट कैसे स्टेबलाइज किया जा सके ग्रीन हाउस गैस कंसेंट्रेशन को इन द एटमॉस्फेयर एट अ लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंसेस विद द क्लाइमेट सिस्टम। तो यही है यार, मतलब बच्चों वाली इंग्लिश है, कोई भी समझ जाएगा। इसको क्या मैं फिर समझाऊँ क्या आपको मेरे को कभी खुद ही मतलब ये लगता है। एनीवेज चलो, अब जो हम लोगों ने डिस्कस किया ना उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एमसीक्यूज में अगर देखें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। चलो 2 स्टेटमेंट दिए हैं। इट वॉज सेटअप इन 1988 बाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम,
राइट, तो विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा ये मैं क्यों बोला, चल कोई बात नहीं, चलो दूसरा वाला स्टेटमेंट का नहीं बोलूंगा, ये आपको। मेंबरशिप ऑफ आईपीसीसी इज ओपन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूएमओ एंड यूएनईपी। तो आपको बताना है कौन सा सही है, क्योंकि इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, राइट। चलो एक तो ऑप्शन मैंने बता दिया, कोई बात नहीं, बाकी खुद से करो, है ना। Next is National Commission for Protection of Child Right comes under the administrative control of which among the following ministry? बताइए, पहला मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इज डेजी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेजी, दैट इज डिजिटली एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। याद है, आ रहा है वो जो विजुअली इंपेयर्ड है उनके लिए, राइट। तो एनीवेज डेजी जो है ये एक इमर्जिंग वर्ल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डिजिटल टॉकिंग बुक्स for the people who are visually impaired or having print disability. दूसरा, डेजी बुक्स have embedded navigation that enables readers to instantly jump to any part of the book. The same way the sighted person, that is हम और आप, उनको sighted person बोलते हैं, जिन जो देख सकते हैं, राइट। सो जैसे हम कोई भी पन्ना को चेंज कर सकते हैं, वैसे ये भी मतलब ये डिवाइस जो है एक्सेस देता है उनको, दैट वो भी उस पन्ना को वैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये दो स्टेटमेंट में आपको बताना है दैट कौन सा सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन, ठीक है। एनीवेज आज का मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मेंस क्वेश्चन बताया गया हिजाब को लेकर, राइट। जो हम लोग जो हिजाब पहनते हैं ना, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है पहला दैट वेयरिंग हिजाब जो है ये इट इज़ नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस। डिस्कस करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में इसको आपको प्रॉपरली डिस्कस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, हिजाब के बारे में आप लिख लीजिए दैट हिजाब है क्या। जैसे हम लोगों ने भी स्टार्ट किया दैट हिजाब जो है ये एक स्कार्फ है जो कि अब मुस्लिम वुमेन के द्वारा पहना जाता है, बट हाँ ये एक यूनिक नहीं है इस्लाम में, क्योंकि ये दूसरे अदर रिलीजन के द्वारा भी किया जाता है, जैसे जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी। तो देखो ये सब मैं इसलिए पूरा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको सिर्फ मेन कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिया ना, आप समझ जाओ ना दैट आपको अपना लैंग्वेज कैसे बनाना है। आपको थोड़ा ना इस लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट मारना है, ना 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 ना, ये तो जस्ट एक सैम्पल आंसर है जो कि हम लोग प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। इसके बेसिस में आप अगर खुद से लिखिएगा ना अपना लैंग्वेज तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको, ठीक है। इशू जो है ये क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉलिटिकल इशू बन गई है ये, तो यस इट अनडाउटेडली थ्रोज अ लीगल क्वेश्चन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्योंकि देखो जो इसको बोल रहे हैं ना यू नो वेयरिंग हिजाब के फॉरवर्ड मोशन है, तो वो लोग बोल रहे हैं दैट देखो भैया ये तो हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को जस्टिफाई करता है। बट साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इशू ये है दैट क्या वेयरिंग हिजाब इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। क्योंकि देखो वो सब ना कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया हुआ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड भी तो होना चाहिए ना जी, है ना। तो वही है दैट क्या हिजाब कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, तो एक्चुअली अगर देखिएगा जी हाँ एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। बट कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जैसे स्कूल्स, जैसे कॉलेजेस, वहाँ पे अपने ड्रेस कोड्स होते हैं उसके ऊपर, लेकिन यू नो इट इज़ नॉट वैलिड। वहाँ पे अगर आप कोई एक पर्टिकुलर संस्थान में जाइएगा आपको उसका रूल फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज वॉट द थिंग दैट इज बिंग टॉक्ड अबाउट है, राइट ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर प्रोविजंस देख लीजिएगा, आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गारंटी करती है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स दैट स्टेट शैल इंश्योर दैट देयर इज नो इंटरफेरेंस टू एक्सरसाइज फ्रीडम। लाइक ऑल द फंडामेंटल राइट्स, स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कुछ कुछ राइट्स को ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेंसी, मोरालिटी या फिर हेल्थ, राइट। ऐसे नहीं है दैट सरकार नहीं कर सकती है। अब देखो यह वाला जो इशू है, एज सच कोई अगर बाहर में सोचो दुकान में जा रहा है हिजाब पहन के, क्या किसी कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल खुला छूट है सबको पहनना, राइट। बट अगर पब्लिक ऑर्डर उससे अगर यू नो गड़बड़ाता है, राइट, तब लेकिन अगर सरकार चाहे तो कोई भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। बट कंडीशंस यही है दैट अगर उससे कोई पब्लिक ऑर्डर यू नो डिमीन हो रहा है या फिर डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ को कुछ खतरा है, तो समझ रहे हो बात। अच्छा, कोर्ट डिसीजन ऑन द इशू ऑफ हिजाब। देखो बहुत सारे डिसीजन, अभी तो रिसेंट डिसीजन यहाँ पे लिखा नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, अभी रिसेंट 2022 वाला डिसीजन भी आप लिख सकते हैं। बट हाँ 2015 को, 2016 को ये सब चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। दो पिटिशंस पहले तो फाइल किए गए थे केरला हाई कोर्ट में, बोला गया था दैट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रेस कोड फॉर नीट एग्जाम विच प्रिस्क्राइब्ड वेयरिंग क्लोथ विथ सर्टेन ड्रेस कोड। मतलब उसमें हिजाब का वो था दैट हाँ एग्जाम देने जा रहे हो तो पर्टिकुलर ड्रेस कोड आपको पहनना ही पड़ेगा जो हो जाए। लेटर इन 2016 जो है इट वॉज अगेन एग्जामिन्ड मोर क्लोजली और द प्रैक्टिस of wearing a hijab constitute an essential religious practices but it does not quash the CBSE rule। मतलब CBSE का जो रूल है वह लेकिन इस फंडामेंटल राइट के ऊपर भी लागू लगेगा अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, देखो अनडाउटेडली प्लूरलिज्म और इंक्लूसिवनेस
ये जो है ना कैरेक्टराइज किए जाते हैं बाई रिलीजियस फ्रीडम एंड इट्स पर्पज इज टू प्रमोट सोशल हार्मोनी एंड डाइवर्सिटी अनडाउटेडली। इस केस में अगर देखिएगा तो कोड जो है ना उसको प्रोटेक्ट करना ही चाहिए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन अ मैनर दैट इट इज कंसिस्टेंट विद इम्पार्टिंग एजुकेशन इन अ ऑर्डरली फैशन। वही एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लिया है दैट नो डाउट आप देखो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हो दैट हाँ वेयरिंग हिजाब से क्या होता है दैट हाँ डिफरेंट कल्चर्स जो हमारा देश इसी के लिए तो जाना जाता है भाई। देखो ना हमारे देश में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, क्या आपको पाकिस्तान में मिलेगा, क्या आपको बांग्लादेश में मिलेगा, नहीं राइट, क्या आपको नेपाल में मिलेगा, नहीं राइट। तो हमारे देश में अगर इस प्लूरलिज्म को उसको मेंटेन तो करना है ना, तो जी हाँ प्लूरलिज्म और साथ ही साथ इंक्लूसिवनेस वो कैरेक्टराइज किया जाता है बाई रिलीजियस फ्रीडम जो कि हमारे आर्टिकल 25 के द्वारा एश्योर किया जाता है एंड इट्स पर्पस इज टू प्रोमोट सोशल हार्मनी एंड डाइवर्सिटी। बट इन दिस केस कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो है हमें मेक श्योर करना पड़ेगा दैट हाँ जब कुछ ऑर्डरली फैशन में दैट इज अगर सोचो एजुकेशन कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन में इम्पार्ट किया जा रहा है तो उसमें अगर उसका पर्टिकुलर ड्रेस कोड है तो उसको भी प्रॉपरली रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके यू कैन मेंटेन योर आंसर्स। एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडे क्लास। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।